दोस्तों, आज की हमारी कहानी है शेखर और अनुष्का के नाम। मैं शेखर को हैरान होकर देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को मैंने सबसे ज्यादा अपने दिल के करीब रखा वही मेरी खुशियों का कातिल है। वो मेरे कदमों में बैठा मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहा था और साथ में अपने गुनाहों का इकरार भी कर रहा था। और मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस वक्त शेखर का मुंह तोड़ दूं। मैंने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मालूम है तुमने क्या हरकत की है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो तुम्हें अपना छोटा भाई मानती हूँ और तुम मुझसे प्यार की बातें कर रहे हो, बेशर्मों की तरह मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो शेखर। शेखर ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, अनुषा, अगर आपने मेरा साथ कबूल नहीं किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर आज आपने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो याद रखना, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाऊंगा, इतनी दूर कि कोई भी मेरे पास नहीं पहुंच पाएगा। और मेरा दिल अचानक ही तड़प उठा था। मैं तो शेखर पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर उसके मुंह से मरने की बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने शेखर की ओर देखकर नरम शब्दों में कहा, भगवान के लिए शेखर, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। मैं तुमसे 4 साल बड़ी हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत का मान रख लो। मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है, छोटे भाई जैसी मोहब्बत दी है तुम्हें, लेकिन तुमने इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। ये समाज मेरा जीना दूभर कर देगा कि तुमने शेखर को ये कहकर गले लगाया था कि तुम उसकी परवरिश करोगी, उसे अपने छोटे भाइयों की तरह रखोगी, और आज तुमने इस रिश्ते को गाली दे दी। मेरे ऊपर ये तोहमत मत लगने दो शेखर, मैं मर जाऊंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्हें मालूम है ना वो लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे? शेखर अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया और खूंखार निगाहों से मुझे देखते हुए दहाड़ा, किसकी इतनी हिम्मत हुई? किसने आपके बारे में ये सब कहा? मुझे बताएं, मैं उनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। कोई आपकी तरफ उंगली उठाए तो उसका हाथ तोड़ दूं, कोई आपकी तरफ गलत नजर उठाए तो उसकी आंखें ही निकाल लूंगा। शेखर के चेहरे पर जुनून समाया हुआ था। गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो रही थीं, क्योंकि आप सिर्फ मेरी हैं, मेरे अलावा आपको कोई देखे ये मुझे गवारा नहीं। शेखर की बातें सुनकर अचानक ही मेरा हाथ उठा और शेखर के चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया था। वो मुझे हैरान निगाहों से देख रहा था। मैंने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी, अपनी हद में रहो शेखर। मुझसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हें इतनी ढील देनी ही नहीं चाहिए थी। तुमने मेरी नरमी और मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। मेरे मामलों में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो लोग कुछ भी बोलें। तुम कोई नहीं होते मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, मेरे पड़ोसी हो जो हमारे मोहल्ले में रहते हो। मैंने सिर्फ तुम पर तरस खाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था तो मेरी मोहब्बत और मेरे सच्चे लगाव का एक ऐसा सिला दोगे। मैं बोलकर रुकी नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरा थप्पड़ जो मैंने उसके चेहरे पर मारा था वो उसकी रूह पर मारा है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर मैं अभी उसे नहीं रोकती तो वो बेकाबू घोड़े की तरह हो जाता। घर आकर मैं बहुत रोई थी। मेरी मम्मी दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला था। शेखर को थप्पड़ मारने के बाद मुझे ही तकलीफ हो रही थी। मैंने कभी उसे कांटा भी नहीं चुभने दिया था और आज उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पता था कि उसका दिल बहुत दुखा होगा, पीछे से वो भी बहुत रोया होगा, लेकिन ये करना जरूरी था। मेरी आंखों के सामने अतीत के बेसारे मंजर तैरने लगे जब मैंने उसे अपनी गोद में समेटा था। एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज लगातार मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं अपनी किताब खोलकर बैठी हुई थी। मेरे इम्तिहान होने वाले थे, इसलिए मैं बहुत परेशान थी, मगर एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज ने मेरा दिल दहला दिया था। वो बच्चा माँ माँ कहकर किसी को पुकार रहा था। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी मम्मी भी बार बार दरवाजे की ओर ही देख रही थी। मैंने मम्मी की ओर देखा और मासूमियत से पूछा, मम्मी, ये कौन रो रहा है? और ये कौन है जो बार बार अपनी माँ को पुकार रहा है? मेरी माँ कहने लगी, बेटा, वो जो मोहल्ले का शेखर है ना, वही रो रहा है। उसकी माँ का देहांत हो गया है। मैं बस ये हांडी उतार दूं, फिर बाहर जाऊंगी। बच्चा बहुत रो रहा है, भूखा होगा तो उसे कुछ खाना दे दूंगी। और तुमको उसके बाप का तो पता ही है ना, निकम्मा, किसी काम का नहीं। अभी तो शेखर की माँ का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है। पता नहीं बेचारा बच्चा कैसे संभलेगा। ये कहकर मम्मी दोबारा से सब्जी बनाने के लिए किचन में चली गई थी
और ये सुनकर मेरे दिल पर गहरा असर हुआ था। मैं फौरन बिना मम्मी की तरफ देखे घर से बाहर आई थी। हमारे सामने वाले घर में ही एक अर्थी रखी हुई थी और 4 साल का शेखर अपनी माँ को झिंझोड़ झिंझोड़ कर उठाना चाहता था, लेकिन वो औरत सफेद कफन पहने हमेशा के लिए सो चुकी थी। शेखर का बाप एक कोने में सिर थाम कर बैठा था। मैं दौड़कर शेखर के पास आई और उसे अपनी गोद में समेट लिया, जबकि वो मुझे गले लगाते ही फूट फूट कर रोने लगा। उस बच्ची का दर्द मुझे अपना दर्द महसूस हो रहा था। मैं उस समय सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन काफी समझदार थी। अपने माँ बाप की इकलौती थी, इसलिए हर किसी का प्यार मुझे मिला था। और आज शेखर को इस दोराहे पर खड़ा देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही मेरे मम्मी पापा शेखर के घर में दाखिल हुए और फिर शेखर की मम्मी का अंतिम संस्कार मेरे पापा ने ही किया था, जबकि शेखर का बाप अपनी जगह बिल्कुल बुत की तरह बैठा था। यकीनन वो भी सदमे में था, मगर वो इंसान एक जुआरी और शराबी था, इस बात का सबको पता था। रात देर तक मैं और मम्मी शेखर के पास रहे थे और जब वो गहरी नींद में चला गया तो मैं, पापा और मम्मी हम सब लोग घर आ गए थे। मगर आधी रात को ही एक बार फिर मेरे कानों में शेखर के रोने की आवाज आई थी और मैं तड़प कर कमरे से बाहर आई थी। हमारा पूरा घर सन्नाटे की गिरफ्त में था। मम्मी पापा गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने फौरन ही दरवाजा खोला तो सामने ही जमीन पर शेखर पड़ा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था और अंदर से दरवाजा बंद था। क्या उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया था? ये लम्हे मेरे लिए बहुत दर्दनाक थे। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और शेखर को उठाते हुए बोली, क्या हुआ है शेखर, तुम ठीक हो? जबकि वो मुझे देखकर अपने सामने देखते ही रोते बिलखते मेरे सीने से लग गया था। उसकी सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने उसे अपनी आगोश में समेट लिया था और घर के अंदर ले आई। उसका रोना बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे। मैंने जल्दी से गिलास में पानी डाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो मेरी ओर देखते हुए बोला, अनुषा, मुझे भूख लगी है। वो मुझे बचपन से ही अनुषा ही कहता था, जबकि मेरा नाम अनुष्का था। मैंने जल्दी से उसके लिए खाना प्लेट में निकाल कर उसके सामने रख दिया और वो रोते हुए खाना खाने लगा, मगर हाथ में चोट लगने की वजह से वो अपने मुंह में निवाला डाल नहीं पा रहा था। बार बार अपनी हथेली पर फूंक मार रहा था। मैंने उसका हाथ हटाया और खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। रोते रोते बोला, मैंने पापा से खाना मांगा था, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगे, तेरी माँ नहीं बैठी जो तुझे यहाँ पकवान बनाकर देगी। अनुषा, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा तो कोई भी नहीं है। मम्मी भी भगवान जी के पास चली गई। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। पापा तो सिर्फ मारते हैं। उसकी मासूमियत भरी आवाज मेरा दिल तड़पा गई थी। मैं 8 साल की थी, मगर उसका दर्द मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। मैंने उसे एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया और उसे दिलासा देते हुए बोली, चुप हो जाओ शेखू, मैं हूं ना तुम्हारी अनुषा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और फिर कभी ऐसा मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए हमेशा। वो भी मुझे पाते ही सुकून से मेरे साथ बातें करते करते कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी उसे कोई तकलीफ नहीं आने दूंगी, बल्कि उसे हमेशा अपने पास अपनी आगोश में छुपा कर रखूंगी। वक्त का पहिया घूमता रहा। मेरी मोहब्बत और मेरी दिलचस्पी को देखकर मम्मी पापा ने शेखू का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पापा ही उसके लिए हर त्योहार पर कपड़े लाते, उसके स्कूल की फीस पे करते। पूरे स्कूल को मालूम था कि शेखू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसे कोई परेशान न करे। मैं अपने स्कूल की टॉपर थी, इसलिए सबके सामने मेरी बहुत इज्जत थी और शेखू भी बहुत चौड़ा होकर पूरे स्कूल में घूमता था कि मैं अनुषा का दोस्त हूँ। कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखे, जबकि मैं उसके रौब को देखकर मुस्कुरा देती थी। धीरे धीरे हम बड़े होने लगे थे और मैंने थोड़ा सा फासला शेखर से बना लिया था, मगर फिर भी वो हमेशा हर तकलीफ को लेकर मेरे पास आता था, मुझे अपनी हर बात बताता था। मगर अब उसमें थोड़ा सा ठहराव और तमीज आ गया था। वो मुझसे निगाहें झुकाकर बात करता और मुझे उसके यही अदा बहुत पसंद थी। उसे मालूम था कि हम दोनों सगे बहन भाई नहीं हैं, इसीलिए वो कभी भी मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगाता था और ना ही निगाहें उठाकर बात करता, और उसकी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। मगर न जाने क्यों कुछ दिन से मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो बार बार मेरे पास आता और मुझे अनुषा कहकर पुकारता था। जब मैं उसके सामने जाती और उससे वजह पूछती तो वो सर नामे हिलाकर घर से चला जाता। मम्मी भी इस बात को बहुत दफा नोट कर चुकी थी, मगर वजह क्या थी हम दोनों ही इस बात से अनजान थे। अक्सर मम्मी शेखर को डांट भी देती, किसी बात के लिए समझाते हुए गुस्सा हो जाती,
गलत चीज के लिए मना करती थी तो भी वो नाराज हो जाता था, मगर फौरन ही उसके हक में मैं खड़ी हो जाती थी कि खबरदार, जो मेरे शेखू को किसी ने डांटा वो सिर्फ मेरा है, मेरी बात को सुनेगा और समझेगा। मैंने कई बार इस बात को नोट किया था कि जब मेरी नजरें उस पर नहीं होती थीं तो वो मुझे टकटकी बांधे देखता रहता था और उसकी निगाहें सिर्फ मेरे चेहरे पर होती थीं, इसके अलावा कहीं भी नहीं होती थीं। कुछ दिनों से मेरे रिश्ते की बात घर में चल रही थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसलिए मम्मी और पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। परिवार में मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं उन सबकी शादी हो चुकी थी और यही एक वजह थी कि पापा और मम्मी हद से ज्यादा परेशान रहने लगे थे। कई बार इसका जिक्र मम्मी मेरे सामने भी कर चुकी थी, जिसका साफ मतलब था कि वे अब मेरी शादी करना चाहती हैं। मैंने भी अपनी तरफ से रजामंदी दे दी थी कि जो आपको सही लगे मेरे लिए वही कर लें, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई नहीं और ना ही कोई अपना है। जितना मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया था उतना इस दुनिया में किसी ने मेरे लिए नहीं किया था। मेरे कहने पर मेरे शेखर की देखभाल की थी, उसका खर्चा उठाया था, उसके सिर पर माँ बाप बनकर हाथ रखा था और मेरे लिए यही काफी था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा रिश्ता मेरे और शेखर के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी करने वाला है। आज रविवार का दिन था। सुबह जब मैं उठी तो घर में लजीज पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। मैं हैरान हो गई। फिर मैंने सोचा शायद आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मम्मी मजेदार खाने बना रही हैं। मैंने उन्हें पुकारते हुए कहा, मम्मी अगर इतने मजे मजे के खाने बना रही हैं तो एकदम बिरयानी और बना ले, मेरे शेखू को बहुत पसंद है, खुश हो जाएगा। कई दिनों से मुझसे फरमाइश कर रहा था, लेकिन मैं ही उसे टालती जा रही थी कि छुट्टी वाले दिन बनाकर खाएंगे। जबकि मेरी मम्मी ने फौरन कहा, अरे लड़की, अपने लिए नहीं बना रही, तुम्हारे कुछ रिश्ते वाले आ रहे हैं और अगर तुम्हें पसंद कर गए तो आज ही तुम्हारी सगाई भी कर दी जाएगी। मैंने मम्मी को हैरानी से देखा और फौरन तड़प कर बोली, ये क्या बात हुई भला? आपने मुझे बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की और खुद ही सारे इंतजाम कर लिए। मुझे पहले बता देती ताकि मैं अपने आप को तैयार कर लेती। मैंने शेखर से भी अभी तक इस बारे में बात नहीं की है। उसे कितना बुरा लगेगा कि मैं हर बात उसे बताती हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात उसे नहीं बताई। मम्मी ने फौरन मुझे समझाते हुए कहा, अरे नहीं, इरादा तो अगले इतवार को बुलाने का था, मगर उन्हें बहुत जल्दी है, इसलिए तुम्हारे पापा ने इसी इतवार को बुला लिया। कोई बात नहीं, एक काम करो, शेखू को तुम अभी फोन करके बता दो, अच्छा है वो भी आ जाएगा, तुम्हारे पापा की मदद हो जाएगी और रिश्ते वालों से भी तो उसे मिलाना है ना, इकलौता भाई जो है तुम्हारा। चलो फोन कर लो। अगर शेखू के बिना मेरा रिश्ता तय हो जाता और सगाई भी हो जाती तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेता, मुझसे बात भी नहीं करता और यही बात मेरी जान ले रही थी। मैंने जल्दी से शेखू का नंबर मिलाया तो पहली घंटी पर ही उठा लिया गया। वो जल्दी में बोला, अनुषा, मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ, घर आकर आपसे बात करता हूँ। जबकि मैं फौरन बोली, खबरदार, जो घर से कदम भी बाहर निकाला, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद कहीं भी जाना। और लड़के, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पंख निकल आए हैं, जब देखो कहीं ना कहीं जाते रहते हो, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। मैं उस पर हक जमाते हुए बोल रही थी तो वो खिलखिलाकर हंसा और कहने लगा, आप हुक्म करें जनाब, आपकी दहलीज पर ही बैठा रहूंगा। जबकि मैं उसे डांटते हुए बोली, चलो फिजूल बातें मत करो, मेरी बात गौर से सुनो। वो बोला, जी मैडम, हुक्म फरमाए, आपकी ही तो बातें सुनने के लिए बैठे हैं। जबकि मैं अब सीरियस हो चुकी थी और उससे बोली, शेखू देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना और गौर से सुनना और बिल्कुल भी गलतफहमी का शिकार मत होना, क्योंकि ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चली है और सबसे पहला ख्याल मुझे तुम्हारा ही आया है। जबकि वो फौरन बोला, भाई सस्पेंस क्यों फैला रही हो, जल्दी बताओ ना, मुझे निकलना है, देर हो रही है। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसे सारी बातें बताने लगी। जबकि मेरी बातें सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गया था। अगली तरफ से आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई थी। मैंने समझा शायद लाइन कट गई है, इसलिए दोबारा फोन करने लगी, मगर देखा तो लाइन चल रही थी। मैंने शेखू को पुकारा और धीमे लहजे में बोली, मैं जानती हूँ शेखू, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी होगी, मगर यकीन जानो, मुझे भी अभी पता चला है। तुम एक काम करो, तुम घर आ जाओ, पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी और देखो, मुझे घबराहट भी बहुत हो रही है, मुझे तुम्हारे साथ की बेहद जरूरत है। मैं आगे कुछ और कहती इससे पहले ही फोन काट दिया गया था और मेरी जान लबों पर आ गई थी। क्या शेखू मुझसे नाराज हो गया था या फिर कोई और बात थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। मैं अभी कुछ और सोचती इससे पहले ही मम्मी ने दरवाजा खटखटाया था और बाहर से ही बोली, अनुष्का जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे
और सारी उलझनों को फिलहाल के लिए छोड़ दो और अच्छा सा तैयार होना, कहीं लड़के वाले देखकर तुम्हें डर न जाए। जबकि मैं मम्मी की बात पर मुस्कुराई थी और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में घुस गई। एक लड़की के लिए ये वक्त बहुत ही अजीब होता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। काफ़ी देर तक मैं शेखर का इंतजार करती रही कि वो आए, ताकि मैं उसे अपनी तैयारी दिखा सकूं और उससे पूछूं कि मैं कैसी लग रही हूं। लेकिन शेखू नहीं आया। थोड़ी देर बाद हमारे मेहमान आ चुके थे। मैंने गुलाबी रंग का ड्रेस पहना था जो मेरी दूधिया रंगत पर खूब जच रहा था। मेरी माँ तो मेरी बलाएं ले लेकर थकी नहीं रही थी और मैं सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती थी। मेरी होने वाली सास तो मुझे देखते ही फिदा हो गई थी और यही हाल मेरे होने वाले पति का था। उसकी मोहक नजरें मेरे वजूद पर ही टिकी हुई थीं, जो मुझे शर्माने पर मजबूर कर रही थीं। शर्म के मारे मेरी निगाहें नहीं उठ रही थीं। मैं मम्मी के बराबर में बैठी हुई थी और मेरा दिल बेकाबू घोड़े की तरह सरपट दौड़ रहा था। उन लोगों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था और इसलिए मंगनी भी आज ही करना चाहते थे, जबकि मेरी निगाहें दरवाजे पर थीं। मैं अपनी जिंदगी का इतना हसीन दिन शेखर के साथ ही मनाना चाहती थी, मगर वो कहाँ था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं बहाने बहाने से कमरे में जाकर कई बार उसे फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन उसका मोबाइल बंद जा रहा था। मैं कमरे से बाहर आई तो मम्मी ने मुझे राज के बराबर में बिठा दिया था। मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। मुझे अपने शरीर का हर हिस्सा कांपता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने आज तक कभी भी किसी भी लड़के को अपनी जिंदगी में इस हैसियत से शामिल नहीं किया था, इसलिए मुझे बेहद घबराहट हो रही थी। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एकदम ठंडी सी पड़ गई थी। मैं उस इंसान को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो देखने में ठीक ठाक था। जैसे ही उसने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई तो मुझे अपना वजूद फिर से कांपता हुआ महसूस हुआ और उसी पल उसने मेरा हाथ दबाकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश की थी। थोड़ी देर तक वो लोग हमारे साथ बैठे रहे, खाना खाया और फिर चले गए। मैं खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। एक लड़की के लिए ये पल बहुत खुशी का होता है और यही हाल मेरा था। मगर इस खुशी के वक्त मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरा भाई, मेरे पास मौजूद नहीं था और ये बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। थोड़ी देर और गुजरी होगी कि अचानक मम्मी के फ़ोन पर मेरी सास का फ़ोन आने लगा। हम हैरान हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो लोग हमारे घर से गए थे, फिर दोबारा फ़ोन क्यों आ रहा था? पापा भी परेशानी से मम्मी को देखने लगे। मेरी मम्मी बहुत सीधी सादी औरत थी, इसलिए फ़ोन उठाते वक्त काफ़ी घबरा रही थी। मगर मैंने उन्हें हिम्मत दी तो उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाया और मेरी सास की बातें सुनने लगीं। जैसे जैसे वो उनकी बातें सुन रही थी, उनके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मम्मी अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई और उनसे मिन्नतें करने लगीं कि आप इस तरह की बातों पर ध्यान मत दें, ये सब तो जिंदगी में चलता रहता है। आप किस बात को किस चीज़ से जोड़ रही हैं? लेकिन अचानक ही फ़ोन बंद कर दिया गया और मम्मी हेलो हेलो करती रह गई, मगर आगे से फ़ोन दोबारा उठाया नहीं गया था। पापा भी परेशान होकर बोले, शमिता क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? भाभी जी ने क्या कहा है? जबकि अचानक ही मम्मी सिर थाम कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरी तो जान हलक में आ गई थी। मैं भागकर किचन से पानी लाई और मम्मी के होंठों से लगा दिया, लेकिन उन्होंने पानी का गिलास दूर हटा दिया और रोने लगी। मैं उनके कदमों में बैठ गई और उनसे बोली, मम्मी अगर आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो समस्या कैसे हल होगी? बताइए तो सही, आखिर उन्होंने कहा क्या है? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, अनुष्का सब बर्बाद हो गया, तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद हो गईं। जितना खुश हम लोग हो रहे थे सब कुछ खत्म हो गया। इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला गया। वो लोग मंगनी तोड़ चुके हैं। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सन्न हो चुकी थी। मेरा दिल डूब गया था। मम्मी आगे बोली, घर से निकलते ही राज का एक्सीडेंट हो गया, उसे काफ़ी चोटें आई हैं और तुम्हारी सास का कहना है ये काम तुम्हारे किसी आशिक ने किया है, क्योंकि जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो एक लड़का उनके सामने आया और उन्हें वार्निंग देकर गया कि अगर उन लोगों ने हमारे घर रिश्ता किया तो वो जान से जाएंगे। और वो औरत तुम्हें मनहूस कह रही है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो और मेरे बेटे को इतना बड़ा नुकसान हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। भला मेरा आशिक कौन हो सकता था? आज तक मैंने कभी किसी लड़के को इतनी हिम्मत नहीं दी थी कि वो मेरी तरफ आकर्षित होता, ना ही किसी को अपनी जिंदगी में शामिल किया था। तो फिर ये कौन सा आशिक पैदा हो गया? पापा भी काफ़ी परेशान हो गए थे। मेरे पापा को मुझ पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी कि मुझे अपनी अनुष्का पर पूरा भरोसा है। जरूर ये कोई सरफरा लड़का होगा जो मेरी बेटी को बदनाम करना चाहता है।
मैं उसे अच्छे से निपट लूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। और उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। मैं रोते रोते अपने कमरे में आकर बैठ गई। अचानक मेरे फोन पर शेखर की कॉल आने लगी। मुझे इस समय शेखर की सख्त जरूरत थी। मैंने जल्दी से फोन उठाकर अपने कान से लगाया। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो भारी आवाज में बोला, मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरे घर की छत पर फौरन आ जाएं। मैं कुछ कहती इससे पहले ही उसने फोन बंद कर दिया था। एक पल के लिए मैं अपनी जगह पर चुप सी हो गई थी। उसने आज से पहले मुझसे कभी इस तरह की बात नहीं की थी। वो तो बहुत ही नरम शब्दों में मुझसे बात करता था, हमेशा मुझसे इजाजत मांगता था, कभी हुक्म नहीं देता था। और आज उसने सीधे कहा कि मेरी छत पर आओ। इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी जिससे मैं अनजान थी। मुझे घबराहट भी हो रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और अपने छत के रास्ते से उसकी छत पर आ गई थी। जबकि वो कोने में खड़ा आसमान को देख रहा था। मैं तुरंत उसके पीछे गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नम लहजे में बोली, शेखर क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हो गया? और तुम तो हो कि बिल्कुल अजनबी की तरह बर्ताव कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हें नहीं बताया था तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे कुछ छुपा रही थी। मुझे तो खुद सुबह पता चला था और तुम हो कि मुझसे बात ही नहीं कर रहे। वो मेरी बात सुनकर अचानक मेरी तरफ मुड़ा। चांदनी रात में उसका चेहरा देखकर मैं तड़प उठी थी, क्योंकि उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखें लाल हो रही थीं, माथे पर बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत अजीब हालत में था। मैं उसकी तरफ देखते हुए तड़प कर बोली, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? सब ठीक तो है ना शेखर? क्या हुआ मेरे बच्चे? जबकि अचानक ही मेरी बात सुनकर वो चीख कर बोला, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम शेखर है। और मेरी बात को आप गौर से सुने, वरना मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा। उसके लहजे में आग जैसी तपिश थी। मेरा दिल कांप कर रह गया था। उसने साफ शब्दों में मुझे बताया कि जो एक्सीडेंट आपके ससुराल वालों का हुआ है वो मैंने करवाया है। अगर कोई भी आपकी जिंदगी में शामिल होगा तो मैं उसे दुनिया से मिटा दूंगा। उस शख्स की हिम्मत कैसे हुई आपके बगल में बैठकर आपको अंगूठी पहनाने की? और ये अंगूठी उतारिए आप इसे। अचानक उसने बेरहमी से मेरे हाथ से अंगूठी खींचकर दूर फेंक दी थी। उसकी आवाज में दर्द, जुनून और शिद्दत थी, जिससे मेरे शरीर का रोम रोम कांप उठा था। वो अचानक मेरे कदमों में बैठकर अपने प्यार का इजहार करने लगा और उसी पल मुझे समझ आ गया था कि ये प्यार से बहुत आगे निकल चुका है। वो कुछ और कहता उससे पहले ही मैंने उसके गाल पर एक थप्पड़ दे मारा था और अपने घर वापस आ गई थी। लेकिन मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने उसे थप्पड़ मार तो दिया था, लेकिन मुझे चैन नहीं था। काफी देर कमरे में बैठने के बाद जब मैं बाहर आई तो देखा वो मम्मी पापा के सामने सिर झुकाए अपने गुनाह का इकरार कर रहा था। पापा उसे बहुत गंभीरता से देख रहे थे। वो मुझसे 4 साल छोटा था, लेकिन उसकी हरकतें 4 साल बड़े लड़के जैसी थीं। मेरी मम्मी कुछ कहती कि तभी वो अचानक रोते हुए पापा के पैरों में बैठ गया और उनकी तरफ देखकर भावुक स्वर में बोला, अंकल आपने मुझे बचपन से लेकर अब तक बहुत संभाला है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। मेरे पापा के होते हुए भी आपने मेरा बाप बनकर साथ दिया है। बस आखिरी बार मुझ पर एक एहसान कर दीजिए, मुझे अपनी बेटी दे दीजिए। अनुषा मेरी झोली में डाल दें, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं वादा करता हूँ कि मैं अनुषा को बहुत खुश रखूंगा, उसे दुनिया की हर सुविधा दूंगा। आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं एक सफल इंसान बनकर दिखाऊंगा। मेरी आंखों के सामने वही 4 साल का मासूम सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने कभी शेखर को उस नज़र से नहीं देखा था। मैं उसे समझाना चाहती थी, लेकिन वो बहुत आगे जा चुका था, समझने से बहुत आगे। मैंने अपने दिल को टटोला, अगर शेखर को कुछ हो जाता तो क्या मैं जिंदा रह पाती? नहीं रह पाती। शेखर के लिए मेरा ये लगाव क्या था मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन जो भी था मैं शेखर की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। शेखर मुझे अपनी जान मानता था और मुझे तकलीफ में नहीं देख सकता था, तो मैं कौन सा शेखर को तकलीफ में देख सकती थी? मैं शेखर की जान थी तो शेखर भी मेरे दिल की धड़कन था। और उसी पल मेरे दिल ने एक फैसला कर लिया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मम्मी पापा मुझे देख रहे थे। मुझे पता था कि इंसान मेरे लिए सबसे बेहतरीन इंसान है। मैं उसके करीब ही जमीन पर बैठ गई और उसने शर्म से सिर झुका लिया था। मेरे सामने वो अब भी नजर उठाकर बात नहीं कर सकता था और इस बात में कोई शक नहीं था कि वो मेरी बहुत इज्जत करता था और यही बात मुझे उसकी बहुत पसंद थी। मेरी नाजुक उंगलियों की छाप अब भी उसके चेहरे पर थी। मैंने उसे देखते हुए कहा, अगर तुम मेरा साथ चाहते हो और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो तो शेखर तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना होगा
और तभी मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम निश्चिंत होकर मेहनत करो। मैं किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी अमानत हूँ, लेकिन मैं किसी कामयाब इंसान से ही शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो बेसाख्ता मेरे हाथों पर झुक गया था और रोते हुए बोला, मैं आपके लिए ये दुनिया जीत लूंगा। मैं वादा करता हूँ आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा, बस आप मुझे एक मौका दे दीजिए। और मैंने बिना कुछ सोचे समझे शेखर को वो मौका दे दिया था। किसी भी सच्चे प्यार करने वाले इंसान को मौका मिलना चाहिए, और मैंने भी अपने शेखर को वो मौका दिया था। ये तो मैं अच्छे से जान गई थी कि शेखर मुझे दिलो जान से चाहता है। वो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बचपन से लेकर जवानी तक उसने सिर्फ एक ही रिश्ते को महसूस किया था, और वो मेरे साथ उसका रिश्ता था जो उसका दिल मुझसे जुड़ चुका था। वो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैंने उसे वो मौका दिया था जो मौका उसने मुझसे मांगा था। उसने उस मौके को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वो कमाने के लिए विदेश चला गया। उसने 2 साल विदेश में बहुत मेहनत की थी और वो हमेशा मुझसे कांटेक्ट में रहता था। विदेश जाने के बाद भी वो मुझे याद दिलाता रहता कि अनुषा, आप मेरी हैं, आप मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। और मैं भी उसको तसल्ली देती कि तुम बेफिक्र होकर अपना करियर बनाओ, मैं तुम्हारे अलावा किसी की नहीं हो सकती। मेरे दिल में सुकून तो था कि शेखर मेरा हमसफर बनने वाला था, लेकिन अब भी शेखर के लिए मेरे दिल में मोहब्बत नहीं थी। लेकिन मुझे विश्वास था कि जल्दी ही मैं शेखर से मोहब्बत भी करने लगूंगी, क्योंकि जब सामने वाला इंसान आपको इस तरह टूट कर चाहे तो आपका दिल भी उसके प्यार की गर्मी से पिघले बिना नहीं रह सकता। मेरा दिल भी उसकी मोहब्बत की गर्मी से जल्द ही पिघलने वाला था, ऐसी मुझे उम्मीद थी। मेरे मम्मी और पापा ने मुझे बहुत समझाया था कि वो तुमसे पूरे 4 साल छोटा है, तुम उससे शादी मत करो। लेकिन मैंने उससे वादा किया था और मेरे लिए जितना स्पेशल शेखर था उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। और जब 2 साल बाद शेखर विदेश से आया तो वो पहले से कहीं ज्यादा बदल चुका था। उसकी कद काठी और उसकी हाइट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो 24 साल का एक खूबसूरत हट्टा कट्टा मर्द बन चुका था और मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों की चमक दुगनी हो गई थी। वो दौड़कर मेरे करीब आया था, मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। कहने लगा, अनुषा जी, मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। और मैंने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। शेखर ने इन 2 सालों में जितना भी पैसा इकट्ठा किया था उसने उन पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया और दिन रात उस पर मेहनत करने लगा। कुछ ही समय बाद मेरी और शेखर की शादी हो गई थी और आज मैं उसके कमरे में उसकी दुल्हन बनी बैठी हूँ और उसका इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कनों ने अलग शोर मचाया हुआ था, क्योंकि इन 2 सालों में शेखर के लिए मेरे जज्बात धीरे धीरे बदलने लगे थे। मैं जो पहले उसे छोटा बच्चा समझकर ट्रीट करती थी, अब वो जज्बात मेरे दिल में नहीं थे। कुछ ही देर बाद शेखर कमरे में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट पर मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। वो मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने हल्की सी पलकें उठाकर उसे देखा तो वो तो मुझसे भी ज्यादा घबरा रहा था। घबराहट के मारे उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और ये देखकर अचानक ही मेरी हंसी छूट पड़ी थी। और मुझे इस तरह हंसते देखकर शेखर मुझे हैरान होकर देखने लगा। कहने लगा, अनुषा जी, आप हंस क्यों रही हैं? मैंने कहा, शेखर, तुम मर्द होकर इस तरह क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारी शादी की पहली रात है, मैं मानती हूँ, लेकिन मर्द इस तरह नहीं घबराते। ये घबराहट और शर्म तो लड़कियों को शोभा देती है, तुम मर्दों को नहीं। मेरी हंसी अब भी नहीं रुक रही थी। मेरे मजाक बनाने पर शेखर शर्मिंदा सा हो गया था। उसकी हालत देखकर मेरी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अगले ही पल शेखर की एक बेबाक हरकत ने मेरी हंसी को ब्रेक लगा दिए थे। उसने मुझे कमर से पकड़कर अपने करीब किया था और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। मेरी हंसी बहीं की बहीं दम तोड़ चुकी थी। मेरी पलकें शर्म से लरजने लगी थीं। शेखर का सारा डर और घबराहट एक पल में ही उड़नछू हो चुका था। उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया था। शेखर ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं खुद पर गर्व महसूस करने लगी थी। मैं भी शेखर से दिलो जान से प्यार करती थी। शायद शेखर मेरे बचपन की ही मोहब्बत था और मैं उस मोहब्बत को पहचान ही नहीं पाई थी। हाँ, शेखर इस मोहब्बत को शुरू से ही महसूस करने लगा था और उसने अपनी मोहब्बत को दबाया नहीं था, बल्कि उसने मेरे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करके सबसे लड़कर मुझे हासिल किया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी शेखर और अनुष्का के नाम। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की कहानी लिखवाने के लिए दोस्तों अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी लेकर भी जरूर आऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ।